हेलो गाइस। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आप अपने ड्रीम को लेकर के एकदम सीरियस हो, तो आने वाला 30 सेकंड आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो आप बस बने रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका पार्ट 4 होगा। पार्ट 3 आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जो कि यूपीएससी पीवाईक्यू 2025 का सीरीज चल रहा है। ओके, तो पार्ट 3 तक आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन तक पढ़ा दिया है। आपको एकदम बारीकी से हर एक पॉइंट, हर एक कीवर्ड को एनालाइज किया है, हर एक रूल को बताया है यूपीएससी के कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व होता है। कोई रटने वाला माइंडसेट नहीं है। हर एक क्वेश्चन को मैंने बेसिक लैंग्वेज से सिखाया है, एक बेसिक चीज़ से सिखाया है, जो कि आप एक बस एनसीईआरटी पढ़े हुए हो ना, और आपने लक्ष्मीकांत, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पढ़ ली है ना, तो आप इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप इस चैनल पे बने रहोगे, और जहाँ तक मैं बताऊँगा वहाँ तक आप सुनोगे अच्छे से, बारीकी से। अगर आपने पिछला वीडियो देख लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिखा है तो आप जाके देख सकते हो, वरना आप यहाँ से भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पार्ट थर्ड है ना गाइस, पार्ट थर्ड जो है, जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें मैंने काफ़ी रूल्स एंड लॉजिक बताए हैं। आप वहाँ पे जाके एक बार गो थ्रू कर लो, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। अदरवाइज़ आप यहाँ से देख सकते हो, इट्स वेल एंड गुड। सो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो 30 सेकेंड था वो आपका मैंने ले चुका है। 1 मिनट मैं आपका और लेना चाहता हूँ। बस एक बार बस मेरी बात सुन लो, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है कि नए चैनल को वो प्रमोट तो करता है, रिचनेस तो बढ़ाता है, लेकिन लोग उसको ऑटोमेटिक स्किप कर दिए, स्क्रॉल डाउन कर दिए, उसको नहीं देखे, तो उस चैनल का रिचनेस लो हो जाएगा, अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ओके, अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कीवर्ड मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करने में थोड़ा भी हिचक मत दिखाओ, वरना गाइस ये अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मैं वीडियोस नहीं बना पाऊँगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ना, पूरे यूट्यूब पे देख लो, पूरे आप ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, कहीं पे भी चले जाओ, हिंदी मीडियम एस्पिरेंट के लिए जो मैं रिवॉल्यूशन लेके आया हूँ ना, वो कोई भी नहीं लेके आया है और नहीं लेके आ सकता है। बस आपको मिलेगा कोचिंग वालों का कचड़ा रिसोर्स मिलेगा, जो कि बंडल ऑफ नोट्स होंगे, बंडल ऑफ कोचिंग के टेस्ट सीरीज होंगे, जो कि बिना इलॉजिक, हर एक चीज़ आपका इलॉजिक होगा, बेसलेस होगा, कोई भी उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई भी उसमें आपका सेंस नहीं निकलेगा। बस आप उसको लगाओगे और आंसर की देखोगे बस, और उसका जो सलूशन देखोगे बस, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। ट्रस्ट मी। आप नॉलेज क्या है, नॉलेज नॉलेज कितना इकट्ठा करोगे, आप एग्ज़ाम क्लियर करने का तरीका तो निकालो, स्मार्ट स्ट्रेटजी पढ़ो, स्मार्ट, क्योंकि हर एक टॉपिक का ना पीएचडी होता है। ठीक है, तो आप पीएचडी करने नहीं बैठे हो, आपको एग्ज़ाम क्लियर करने हैं। ओके, आपको एग्ज़ाम क्लियर करने हैं। ओके, तो बिना टाइम को वेस्ट किए जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग, अगर आप अभी तक इस चैनल पे बने हुए हो, अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको आपका ड्रीम मुबारक हो। आप एक कंसिस्टेंस बंदे हो, आप एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के बंदे हो, आप किसी के बातों को ध्यान से सुनते हो, अगर वो बातें आपको अच्छी तरीके से बता रहा है तो। ओके, तो मैं अब आपको टाइम नहीं लूँगा, क्वेश्चन नंबर 26 पे जंप करते हैं। वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक होती है। अब यहाँ पे बता रहा है कि वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक होती है। अब आप गाइस बताओ, उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्र कौन सा होता है? पहले तो आप पूरे अर्थ ये ले लो, अर्थ ले लिए, यहाँ से आप मान लो कि ये आपका इक्वेटर है। ओके, ये आपका इक्वेटर है, और ये आपका कर्क रेखा है, और ये आपका मकर रेखा है। तो वही बोल रहा है। अब आप खुद सोचो कि आपका टकला मकान डिज़र्ट हो गया, गोबी डिज़र्ट हो गया, और आपका सहारा डिज़र्ट हो गया। तो सॉरी, ये आपका क्या है, ये आपका गोबी डिज़र्ट है, टकला मकान डिज़र्ट है। ओके, और ये आपका सहारा डिज़र्ट है। तो ये सारा कहाँ है? सॉरी 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 सॉरी, ये सारा आपका है,
ये सारा आपका है यहाँ पे सब ट्रॉपिकल एरिया में है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि धूल कड़ो कहाँ पे है? ये रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में ही तो धूल होता है। तो सही बोल रहा है। और क्या बोल रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा, ध्रुवीय क्षेत्र क्या होता है, विषुवतीय क्षेत्र क्या होता है, विषुवतीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र क्या होता है? तो ध्रुवीय क्षेत्र आपका ये होता है इक्वेटर, मान लो कि इक्वेटर है। अब मान लो क्या, वही ध्रुवीय क्षेत्र वही ना हुआ, इक्वेटर है। तो इक्वेटर पे हमेशा बारिश होती है। जब हमेशा बारिश होती है तो वहाँ पे रेगिस्तान होता है? नहीं होता है। हमेशा ठंडा भी मोस्ट आप अब आपको एक क्वेश्चन है कि आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपका कर्क रेखा और ये हो गया मकर रेखा, कौन ज़्यादा ठंडा होता है? सॉरी, ये आपका कर्क और ये मकर, तो इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? ये इसको क्या बोलोगे आप? ये भी बताओ। ठीक है, अब आप बताना कि ध्रुवीय क्षेत्र ज़्यादा ठंडा होता है कि विषुवतीय क्षेत्र ज़्यादा ठंडा होता है। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो ये आपका फर्स्ट आपका सही है। ओके, सही बता रहा है कि जहाँ पे आप खुद एक लॉजिक से सोच सकते हो कि रेगिस्तान का क्षेत्र कहाँ पे है, विषुवतीय क्षेत्र में है। ओके, रेगिस्तान उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। तो रेगिस्तान सॉरी विषुवतीय में नहीं है, ये उपोष्ण और शीतोष्ण में है, उपोष्ण और शीतोष्ण। और शीतोष्ण क्या है? शीतोष्ण भी एक प्रकार का रेगिस्तान ही है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर पॉसिबल है नहीं है, हमेशा ऑल ऑफ द टाइम बर्फ से ढका होता है। तो वो एक ठंडा रेगिस्तान है, उसको ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं, आपको पता होगा। तो ये करेक्ट है। उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती हैं। अब कम शुष्क का मतलब क्या निकल रहा है? कम शुष्क मतलब गीला, कम शुष्क मतलब कि गीला, मतलब कि वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा है। जब आर्द्रता ज़्यादा है और यहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ है कि विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है क्या, धूल की मात्रा। तो जब उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है तो यहाँ पे शुष्क ना होगा, कम शुष्क थोड़ी होगा, कम शुष्क तो मतलब आर्द्र हो जाएगा। तो ये वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सेकेंड आपका इनकरेक्ट है। तो आंसर पे कौन सा जाओगा? जब आपको एक आंसर, इसमें का यही रूल है गाइस, अगर आपको एक आंसर पता चल गया, एक आंसर को आप गलत कर दिए तो आप तुरंत आंसर पे पहुंच जाओगे। तो ये दोनों, तो इन दो ए वाले में दोनों सही बोला है, बी वाले में भी दोनों सही बोला है। हमको सेकेंड वाले को गलत मानना है, सेकेंड वाले को गलत आपका ये है सी। तो सी वुड बी द राइट आंसर, थर्ड। अब आपका 27 आ गया। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती है, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती है। अब आप इस कंसेप्ट को समझो गाइस। ये कंसेप्ट आप कहीं पे भी खोजोगे, किसी भी कोचिंग में खोजोगे, कहीं पे भी आप वेबसाइट खोल के देख लो, आपको समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन मैं आपको ईजिली समझाऊंगा इस स्टेटमेंट को। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हैं। समताप रेखाएं क्या होता है? समताप, उसके सेंस से निकालो, उसको ब्रेक करो। समताप मतलब कि समान ताप, मतलब कि एक एरिया का, दो एरिया हैं, उन दोनों एरिया का जो तापमान है ना सेम है। तो बोला है समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवतीय वृत्त की ओर मुड़ती है। अब आप मान लो कि ये आपका अर्थ है विषुवतीय वृत्त की ओर मुड़ती है। तो बोल क्या रहा है? भूखंडों से गुजरती हुई। अब आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि जो वाटर हो गया और ये हो गया आपका ज़मीन हो गया, लैंड हो गया, ठीक। तो वाटर का कंसेप्ट ये है कि इसको गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है, ठीक। लेकिन धरती का कंसेप्ट ये है ना कि इसको ठंडा होने में भी टाइम नहीं लगता है और गर्म होने में भी टाइम नहीं लगता है, मतलब जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म भी होता है। लेकिन समुद्र में आ जाओ तो समुद्र को टाइम लगता है गर्म होने में और ठंडा होने में। ओके, तो ये बोल रहा है कि भूखंडों से गुजरती हुई विषुवतीय वृत्त की ओर मुड़ती है, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती है। तो महासागर क्या बोला है? महासागर मतलब कि गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती है और भूखंडों से गुजरती हुई विषुवतीय वृत्त की ओर
जनवरी में बोला हुआ है। तो जनवरी में क्या होता है, नॉर्थ के समय में, नॉर्थ में आपका उत्तर में क्या होता है, उत्तर बोला है ना यहाँ पे, उत्तर में क्या होता है, ठंडी होती है। तो ठंडी होती है तो क्या होगा, आपका ज़मीन जो है ना वो ठंडा रहेगा एज कम्पेयर टू ओशियन, समुद्र। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। समुद्र जो आपका गर्म रहेगा जनवरी के टाइम में। क्यों गर्म रहेगा, क्योंकि इसको समय लगता है ठंडा होने में, इसीलिए वो गर्म रहेगा एज कम्पेयर टू द लैंड। ओके, और ये ठंडा रहेगा। जब ज़मीन आपका ठंडा रहेगा और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, विषुवत रेखा है, विषुवत वृत्त है। तो जब ये ठंडा है और ये भी ठंडा है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे बारिश होती रहती है, तो जब ये ठंडा है और ये भी ठंडा है तो ये दोनों आपस में समताप रेखा मिलेगा। और ये गर्म है, ये जनवरी के टाइम में ये इतना ठंडा हो जाता है ना, और उसके कंपेयर में आपका पोल उतना ठंडा नहीं रहता है, जिसके वजह से पोल मतलब कि क्या, उत्तरी गोलार्ध समताप रेखा भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती है, जबकि महासागरों से ध्रुवी की ओर मुड़ती है। तो ये क्या है, ध्रुव है। तो ध्रुव उतना ठंडा नहीं होता है एज कम्पेयर टू विषुवत। ओके, तो ये इसका समताप रेखा, समुद्र का समताप रेखा ध्रुव से मैच करता है। तो यही कंसेप्ट है और ये सही बोला है। तो ये कंसेप्ट आप कहीं पे भी समझ नहीं पाओगे जितना मैं समझाया हूँ। आप वीडियोस को दोबारा से रिपीट करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। जनवरी में बोल रहा है, महासागरों की ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से गर्म होती है। अब यहाँ पे समझो क्या बोला है। जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों की ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। सही बोला है। तभी तो ये कंसेप्ट है। इसमें भी तो बोला है कि उत्तरी गोलार्ध में भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है महासागरों। तो यहाँ पे मैं बोला था ना कि महासागर की हवा गर्म होती है, और यहाँ पे भी बोला है वही चीज़ की गर्म होती है, महासागर अधिक गर्म होती है। और यहाँ पे भी मैं बोला था कि महासागर गर्म होती है। क्यों गर्म होती है, क्योंकि उसको समय लगता है भाई ठंडा होने में, लेकिन ज़मीन को तुरंत ठंडा हो जाता है। तो किससे मैच करेगा, आपका विषुवत से मैच करेगा, समताप रेखा हो गया। और ये आपका समुद्र है और ये आपका ध्रुव है। तो इतना तेज़ी से ठंडी हो जाता है ये आपका लैंड और ये विषुवत, कि उस कंपेयर में जो ध्रुव वाला होता है ना उतना ठंडा नहीं लगता है उस कंपेयर में। तो ये दोनों समताप रेखा मैच कर जाएंगे। तो ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट आपका सही बोला हुआ है। भूखंडों की ऊपर की हवा से अधिक गर्म होता है कौन, महासागर। ओके, तो आपका दोनों करेक्ट है। और जियोग्राफी में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो 100% चांस होता है कि उसका व्याख्या करेगा। 100% चांस होता है। मतलब एक होता है ना लॉजिक आप सोच सकते हो, कॉन्सेप्ट आप सोच सकते हो कि हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम कि वो व्याख्या कर ही देगा। एक क्वेश्चन है जो कि पीसीएस में पूछा था 2024 में। वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा कंपेयर कराऊंगा। वो भी ज्योग्राफी का ही था, लेकिन उसमें व्याख्या नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था वो आपको मैं बता दूंगा, कोई सीरीज आएगा तो मैं बता दूंगा उसमें। ओके, तो ये व्याख्या करेगा तो आपका ए वुड बी द राइट आंसर। ओके, सो गाइज अभी तक आप इस चैनल पे बने हुए हो। पार्ट 3 आपका अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। उसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि 30 तक अपलोड कर दूंगा, बट थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से मैं 25 तक ही उसको अपलोड कर गया। गाइस थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ होगा, थोड़ा आप उसको इग्नोर करना, बाकी मैं मैनेज कर लूँगा धीरे धीरे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि सैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चाक एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य या न्यूनतम पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है। अब एक रूल है गाइस, आपने नोटिस किया होगा कि क्या है ना कि कथन, अगर 3 कथन बोला हुआ है, ओके, अगर 3 कथन है
तो 100% हाई चांस होती है कि फर्स्ट जो कथन है ना वो ऑलरेडी सही होता है। आप नोटिस करना कि फर्स्ट जो कथन होता है ना वो ऑलरेडी हमेशा सही होता ही है। क्योंकि क्यों सही होता है, मैं जानबूझ के थोड़ी बोल रहा हूँ, अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो मैंने एनालाइज़ किया है। देखो आप कथन A B C D में पढ़ो, ध्यान से पढ़ो गाइज आप। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आपको वॉइस मेरी थोड़ा स्पीड स्लो लग रही होगी तो आप 2x पे 1.5 पे आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा ईजिली। तो कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। ओके, एक मिनट गाइस। कथन दोनों एक की व्याख्या करते हैं, मतलब कि कथन 1 सही है तभी तो व्याख्या करने को बोल रहा है। सेकंड पे आ जाओ। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है, मतलब यहाँ पर भी कथन 1 सही है तभी तो व्याख्या करने की बोल रहा है। थर्ड पे आ जाओ। कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक ही सही है तथा कथन 1 की व्याख्या करता है, मतलब यहाँ पर भी कथन 1 सही है। न तो कथन 2 न तो कथन 3 सही है, मतलब कि कथन 1 सही है तभी तो यहाँ पे तभी तो वहाँ पे कथन 1 के बारे में कुछ नहीं बोला है, तभी तो कथन 1 सही है। ओके, अगर थोड़ा स्पीड ज़्यादा ही लग रही हो तो स्लो कर लेना, बट सब ऑप्शन है, टेक्नोलॉजी है गाइज, आप उसको अडॉप्ट कर लो। आपको आप टेक्नोलॉजी क्या है ना गाइज, आपको अपने अंदर इनबिल्ड करना पड़ेगा हर एक चीज़ को। बाकी तो मैं आपको सब चीज़ सिखा दूंगा, आप उसका टेंशन नहीं लो। प्रीलिम्स तो मैं आपका गारंटी लेकर देता हूँ कि मैं आपका प्रीलिम्स निकलवा ही दूंगा। ट्रस्ट मी गाइज, ट्रस्ट मी, मैं प्रीलिम्स आपका निकलवा दूंगा। कॉम्प्रिहेंसन को भी मुझे छोड़ दो। अगर आप इस वीडियो पे 100 लाइक लेके चले गए, मेरा सब्सक्राइब 100 पहुँचा दिए, तो ट्रस्ट मी गाइज मैं आपको एक से एक, मतलब पार्ट टू पार्ट, अगेन पार्ट 10 पार्ट तक तो एक ही दिन आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। वैसे तो मेरा पिछला जो टारगेट था, मैंने जो आपको बोला था कि 100 लाइक पहुंचा दो, 100 व्यूज़ पहुंचा दो, वो पूरा नहीं हुआ है। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो नॉलेज है ना वो किसी एक जगह लिमिटेशन नहीं होने चाहिए। अगर मुझे जो पता है तो मैं तो भाई बताऊंगा, हमें उसमें कोई, क्योंकि होता है ना यार कि नॉलेज को छुपाना नहीं चाहिए, जितना नॉलेज है उतना बताओ, उतना ही बढ़ेगा। तो गाइस आपको जो भी सीख रहे हो आप अपने आसपास के लोगों को बताते रहो जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि सैल पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चाक और एक अत्यंत पारगम्य सैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य या न्यूनतम पारगम्य सैल के रूप में ज्ञात है। ओके, तो ये सही है। चाक संलग्न होता है अतः जल अवशोषित कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। और यहाँ पे बोला है कि चाक एक अत्यंत पारगम्य सैल है, तो जब पारगम्य सैल है तो अवशोषित तो कर ही सकता है, 100% चांस है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मृत्तिका, ज्योग्राफी या फिर जियोलॉजी बोल सकते हो। मृत्तिका बिल्कुल ही सारक, अब मैंने क्या बोला था, अगर आप मेरे सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो गाइज, मैंने आप लोग के लिए, आप लोग की ईजी के लिए, ताकि आप लोग को लंबे लंबे वीडियो ना देखना पड़े, क्योंकि मैंने शॉर्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैंने इतना तो बता ही दिया है कि गाइज मतलब शॉर्ट से ही आप 25% एटलीस्ट तो आप रूल सीख ही लोगे। बट आपको उसके लिए, आपको एकदम डिटेल एनालिसिस के लिए आपको मेरे वीडियो देखने ही पड़ेंगे। तो बिल्कुल ही वर्ड जो बोलता है ना, ऐसा एक्सट्रीम वर्ड कभी सही हो ही नहीं सकता है। आप खुद सोचो, आप इतना बड़ा एग्ज़ाम है, क्या आप रट के ये सब चीज़ सॉल्व कर सकते हो? नहीं सॉल्व करते हो ना, नहीं सॉल्व कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें यूपीएससी देगा आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो बिल्कुल वर्ड जो होता है ना गाइस, सही नहीं होता है। आप इसको काटो, जब इसको काट दिए ना आप, तो आंसर देखो कैसे सॉल्व होता है। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों एक की, आप कथन 3 तो ऑलरेडी गलत कर दिया है तो ये कटा। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, जब यहाँ पे सही बोल दिया 3 का तो ये भी कटा, क्योंकि 3 तो मैंने गलत कर दिया है। कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा एक की, मतलब ये सही है, मतलब में से एक सही है, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब कि कथन 3 मैंने उसको गलत मान लिया है तो उसमें से एक सही है,
और इसमें बोलो न तो कथन दो न तो कथन नहीं, कथन दो तो सही है क्योंकि उसमें सख्ता लिखा हुआ है। और ज्योग्राफी के क्वेश्चन में अगर सख्ता दिख गया तो आपको गलत नहीं करने हैं। सख्ता का वर्ड मैंने बताया ना, वो इतना डाइल्यूशन को स्टेटमेंट और कीवर्ड है ना, वो इतना डाइल्यूट कीवर्ड है और इतना एक्सपेंडेबल कीवर्ड है कि आप उसको गलत नहीं कर सकते हो अगर किसी स्टेटमेंट में दिया है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, इसको भी देखना गाइस मैं कैसे समझाता हूँ आपको, बस आप बेसिक पढ़ते रहना, फिर तो देखो मैं कैसे आपको समझाता हूँ। वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है। हाँ, हो सकता है एक आइस एज था, बर्फ़ हो, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आइस एज एक्चुअली का एज, चलो मैं बाद में बताऊंगा। वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वोच्च तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है। सही बोल रहा है कि हिमांक के बहुत नीचे होता है। आइस एज में क्या था, आइस एज में यही था कि बहुत ज़्यादा उस टाइम, मतलब आज से 10 लाख साल पहले क्या था कि एटमॉस्फेयर ही नहीं था। एटमॉस्फेयर क्या करता है, अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये आपको सेकंड में मिल जाएगा तुरंत। क्या बोल रहा है, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पासित क्या बोल रहा है, ट्रैप्ड ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। क्या बोला है कि वायुमंडल जो ऐसा चीज़ है ना, जो एटमॉस्फेयर को हमारे गर्म रखता है। और ये जो आपका हिमांक जो है ना, हिमांक के टाइम में, तो हिमांक के टाइम में क्या था, एटमॉस्फेयर ही नहीं था। जब एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा तो ग्रीन हाउस गैस जो इमिट हो रहा है उसको ट्रैप कैसे करेगा। एटमॉस्फेयर हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्रीन हाउस को ट्रैप करने के लिए, इन्वायरमेंट को स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा अगर आइस एज में होगा, तो पूरा का पूरा चीज़ बर्फ़ से ढक जाएगा। तो ये भी सही बोला हुआ है, ये तो एक्सप्लेन कर दिया है फर्स्ट का सेकंड से। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें विकिरण को अवशोषित और पासित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। देखो कितना अच्छी बात बोला है कि जैसे कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मतलब क्या होता है, जैसे मतलब कि उदाहरण बता रहा है। जब वो उदाहरण बता रहा है मतलब कि वो एक्सपैंड कर रहा है, आपको एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे गैसों विकिरण की अवशोषित और पासित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। तो हाँ, उत्तम है। अगर आप खुद सोचो, अगर आप इसको गलत करना चाहते हो तो आप इसको निगेटिव टर्म में इसको पढ़ के देखो, तो क्या आप उसको अगर निगेटिवली इसको पढ़ दोगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि नहीं इस स्टेटमेंट को गलत नहीं करना चाहिए। ओके, तो आपका तीनों का तीनों सही है। 1 2 3 सी वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, देखो ये क्वेश्चन कैसे है। आपको करंट अफेयर PT 365, आपको मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो। मैं खुद पढ़ता हूँ मंथली मैगजीन, आप पढ़ सकते हो। मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छा होता है। विजन का मंथली मैगजीन मैं भी रिकमेंड करता हूँ, तो उसको पढ़ सकते हो। बट बहुत ज़्यादा करंट अफेयर रट के जाना सही नहीं है, सॉरी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करंट अफेयर से देखो कैसे सॉल्व होता है। यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। अगर गाइस किसी स्टेटमेंट में आपको डाउट लग रहा है ना, तो आप उसको स्टेटमेंट को निगेटिवली पढ़ो, वहाँ पे नहीं लगा दो। आप ये बोलो ना कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों विकिरण को अवशोषित और पासित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम नहीं है। तो आप सोचो कि अगर यहाँ पे उत्तम नहीं है लग जाएगा तो आप उस स्टेटमेंट को सही करोगे, नहीं सही कर सकते हो, गलत कर सकते हो। तो उसको निगेटिवली आप सोच लिया करो कि क्या वो अगर निगेटिव उसमें अगर वर्ड ऐड कर दे तो क्या वो सही और गलत हो सकता है, मतलब वो चीज़ क्या सही हो सकता है, कभी नहीं सही होगा। यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देशज पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं। सही बोल रहा है, कुछ गलत भी नहीं बोला है। तो ऐसे में आपको डाउट नहीं रखने कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं पढ़ा नहीं हूँ तो मैं कैसे सॉल्व करूँ। गाइज़ ये सारे क्वेश्चन आपको रेस में ही रखेंगे। अगर ये सब छोड़ दिए तो आप रेस से एलिमिनेट हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। ओके, तो ये भी सही है। इसे वैज्ञानिक रूप में और साकल्यवादी के रूप में देशज गोपशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था।
हाँ, अब गाइज आप इसमें डाउट में नहीं रख सकते हो कि नहीं इसमें नहीं किया गया था। ये सब अगर करोगे ना तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट में आप कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो अब आप इसका आंसर सी है। और इसमें कोई भी आपका आपका कोई भी स्टेटमेंट मैं आपको इसमें से नहीं देख पा रहा हूँ कि कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट इसमें ऐड किया हुआ है जिसकी वजह से मैं इसको गलत कर दूँ। क्यों है कि नहीं? तो फिर क्यों आप गलत करोगे? क्यों इतना डाउट? जितना आप होता है ना कि ज़्यादा खाल निकालोगे तो फिर वो प्रॉब्लम में हो जाएगा। आप सिर्फ बेसिक चीज़ समझो, कीवर्ड को समझो, निगेटिव कीवर्ड को समझो, अच्छे अच्छे कीवर्ड को समझो जो कि ऐड होता है तो वो स्टेटमेंट सही होता है और वाइस वर्सा गलत होता है। ओके, तो ये दोनों का दोनों सही है, ज़्यादा डाउट रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और गाइज़ अभी तक आप इस चैनल पे बने हुए हो तो ट्रस्ट मी गाइज़, आप एक ऑलरेडी IAS ऑफिसर हो। सच में आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर धैर्य है, आपका एक प्रोग्रेसिव माइंड है, आपका एक रेशनल माइंड है, जिसके आप सोचो आप कितने मतलब एक संयम इंसान हो जो कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। एक छोटे से यूट्यूबर का छोटे से यूट्यूबर का एक वीडियो देख रहे हो जो कि छोटा नहीं है, वो आपके लिए एक यूजफुल चीज़ है जो आपके स्टडी में इतना ड्रास्टिक चेंज लेके आएगा ना कि आप पूछो नहीं। ये सब चीज़ें आप फर्स्ट टाइम देख रहे होगे ना तो आपको रियलाइज़ हो गया होगा गाइज़ कि आप अब तक क्या पढ़ रहे थे, आपको रियलाइज़ हो गया होगा। क्योंकि यही आपका अल्टीमेट गाइडेंस है, PYQ ही आपका अल्टीमेट गाइडेंस है, यही आपको रास्ता दिखाता है। कोई आपको कोचिंग, आपको कोई सिलेबस में बोला है क्या कि कोचिंग आपको करना ही पड़ेगा तभी आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे? नहीं ना। सिलेबस हो गया एग्ज़ाम का, सेकेंड PYQ हो गया, ये सब आपको लेकर के ही बैठने हैं, ये सब आपको सॉल्व ही करने हैं तभी आप क्लियर कर पाओगे। तो अभी तक आप इस चैनल पे बने हुए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं पार्ट 5 लेके आऊँ आपके लिए और जल्द से जल्द 2025 के पेपर को कंप्लीट करूँ ताकि आप एक ओवरव्यू ले लो कि क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस है एग्ज़ाम का, पैटर्न क्या है, कीवर्ड क्या है। ओके, जितना जल्दी से जल्दी आप इस वीडियोस पे 100 लाइक और 1000 व्यू लेके आओगे, 100 सब्सक्राइब मेरा पहुंचाओगे, उतना जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए अलग अलग मतलब क्यूरियोसिटी वाले वीडियोस लेके आऊँगा और कुछ नहीं, सिर्फ PYQ लेके आऊँगा क्योंकि वही एक गाइडेंस है आपका। ओके, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो क्वेश्चन 30 का आंसर सी है। थैंक यू सो मच। अभी तक आप इस चैनल पे बने हुए हो तो थैंक यू सो मच।